ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल, एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है। इन्हें जरूर पढ़ा करिएगा आप लोग। दुनिया भर में लोग महज ध्यान आकर्षित करने के लिए युद्ध करते हैं और युद्ध के दौरान सभी हत्याएं दरअसल आत्म घृणा की अभिव्यक्ति हैं। ये किसने कहा है? एलिस वाकर ने कहा है। और इस समय आप देख रहे हैं कि दुनिया भर में वैसे भी अशांति फैली हुई है। ईरान इजराइल में चल ही रहा है, हमास इजराइल में चल रहा है, यूक्रेन रूस में भी चल रहा है। भंडारण के संकट से जूझते किसान, और हमारे देश में किसानों की हालत सच में बुरी है। आए दिन आप लोग सुनते भी रहते हैं कि इतने किसानों ने आत्महत्या कर ली, इतने किसानों ने आत्महत्या कर ली। जो भी सरकारी योजनाएं हैं वो जमीनी लेवल पर, जमीनी स्तर पर कम ही दिखाई देती हैं। अब आप देखते हैं कि सरकारी खरीद पर कितने किसानों की फसलें बिकती हैं, एमएसपी पर कितने किसानों की फसलें बिकती हैं। और इसीलिए तो कानून बनाने की बात होती है, क्योंकि बिचौलिया जो रहते हैं ना, वो मनमाने दाम पर आप देखते हैं कि किसानों की फसलें खरीदते हैं। एक कोई कानून आ जाएगा कि कम से कम इतने पे खरीदना पड़ेगा, फिर कोई बिचौलिया हो, चाहे आप देखिए सरकारी दुकानें हो, वो उतने पे खरीदेंगी। इसलिए कानून की भी मांग होती रहती है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। पंजाब और हरियाणा जैसे उपजाऊ राज्यों में जो फसलें पैदा की जाती हैं, वहीं भारत सरकार के अनाज वितरण कार्यक्रमों का आधार बनती है। निसंदेह कृषि प्रधान राज्यों में पंजाब सबसे आगे है। आंकड़े बताते हैं कि पिछले साल की जो नियमित फसल खरीद सरकारी एजेंसियों ने की है, उसमें उन्होंने सबसे अधिक अनाज पंजाब से ही उठाया है। फिर भी देश का किसान और विशेष रूप से पंजाब का किसान हाड़ तोड़ मेहनत के बावजूद अभी तक आर्थिक मदद का मोहताज क्यों है? 60 के दशक में पंजाब में कृषि क्रांति हुई थी और इस दौरान चावल गेहूं की कई किस्में पेश की गईं, और जिसमें पंजाब अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर बना। मगर इसके सकारात्मक प्रभाव बाद में समाप्त हो गए। दूसरी ओर कृषि की जो मूल कठिनाइयां थीं, उन्हें हल करने का प्रयास नहीं हुआ। जब किसान अपनी फसलों को लेकर कृषि मंडियों में जाता है तो उसे अपनी फसल का भंडारण करने के लिए उचित जगह नहीं मिलती, जबकि कायदे से गोदामों में फसलें तब तक रहनी चाहिए जब तक कि उसका उचित कीमत नहीं मिल जाती है। ये आप देखिए, हमारा प्यारा भारत है, ये है पंजाब, चंडीगढ़ इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से लगती है। यह निराशाजनक ही है कि कृषि नीति में स्पष्ट लक्ष्य नहीं दिखता, और जिन फसलों की खरीद केंद्रीय एजेंसियां करती हैं उसमें किसानों को उचित कीमत मिले, इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। इसके लिए गोदाम चाहिए जहां किसान अपनी फसलों को रख सके, मगर ऐसे गोदामों की कमी है। और कई गोदामें तो खाद्य वितरण के लिए अनाज रखा होता है, और इस अनाज के उपयोग की ठोस नीति आज तक नहीं बनाई जा सकी। पिछले सत्य की फसलों का ही उपयोग नहीं हो पाता, दूसरी दूसरी ओर नए सत्य की फसल आ जाती है, गोदाम लगभग भरे होते हैं। ऐसे में किसानों की नई फसल वहां रखी नहीं जा सकती है, इसलिए उसे खुले प्रांगण में रखना पड़ता है। या ये फसलें वायु प्रदूषण और मौसम की दोहरी मार झेलती हैं। बारिश हो जाए तो फसल खराब होना तय है, और जरूरत से अधिक धूप पड़ जाए तब भी फसल खराब होने का डर है। इसे ढकने के लिए पॉलीथिन भी नहीं मिलती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन मंडियों को नियमित मंडियां कहा जाता है। इसके बावजूद रखा रखाव का उचित इंतजाम नहीं होता है। कई बार तो बोरियां भी नदारद होती हैं। बोरियों की आपूर्ति करने वाले ठेकेदारों की अपनी शिकायतें हैं। ऐसे में अनाज खुले में पड़ा रहता है और खराब होता रहता है। नतीजा, गरीब किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम नहीं मिल पाता है। अब आप देखिए, हमारी सरकार ने कहा था कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। हुई क्या? आप लोगों को लगता है हुई है? अब रबी फसल की खरीद आरंभ होने वाली है। यह अप्रैल 2026 से गेहूं की खरीद के साथ शुरू होगा। देश में फसल विविधीकरण के प्रचार के बावजूद आज भी किसानों के लिए फसल चक्र में दो ही फसलें हैं, एक गेहूं और दूसरी धान की। रबी का खरीद सीजन गेहूं की खरीद से शुरू होता है। किसानों को उनके श्रम का मूल्य मिलता है। दूसरी ओर खरीफ के मौसम में धान उपजाया और बेचा जाता है। सरकार और कृषि विज्ञानियों का बहुत जोर रहा कि इस चक्र को तोड़ा जाए। विविध फसलों पर काम शुरू होगा, और कपास उपजाने से लेकर दलहन और तिलहन की खेती पर बहुत जोर दिया गया है, मगर अभी तक फसलों में विविधता नहीं लाई जा सकी। और आप देखते हैं इसके कई कारण हैं। क्या है? कई कारण हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण यह है कि मंडियों में गेहूं और धान रखने के लिए पर्याप्त गोदाम नहीं है। तो ऐसे में दूसरी फसलें भी उसी तरह मंडियों में पड़ी रहेंगी और धूप तथा बारिश में खराब होंगी, और उनकी गुणवत्ता कम होने पर ऐसे में किसानों के पल्ले क्या आएगा? यह है समझ से परे है कि विकास के इतने दावे के बावजूद मंडियों में अनाज भंडारण की समस्या आज तक क्यों नहीं सुलझी। ये आप देखिए, इस समय
इस समय केवल पंजाब में ही 48.49 लाख मैट्रिक टन गेहूं और 172 लाख मैट्रिक टन धान गोदामों में रखा है। अब पंजाब के अधिकारी केंद्रीय अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। इस बात पर विचार हो रहा है कि गेहूं की फसल खरीदने का वक्त आ गया है और इसलिए बचे हुए समय में भंडारण की समस्या का क्या समाधान किया जाए। स्थानीय प्रशासन अपने अपने इलाकों में गोदामों से अनाज उठाने का आग्रह सरकार से बार बार करता है, मगर इसके लिए कोई नीति नजर नहीं आती है। पिछले वर्ष घोषणा की गई थी कि अनाज को संभाल कर रखने के लिए नए गोदाम बनाए जाएंगे, लेकिन अभी तक यह घोषणा केवल कागजों में है। अब अगर समय रहते मौजूदा गोदामों से अनाज उठाने से लेकर उसमें जुड़े वित्तीय मामलों का समाधान केंद्र नहीं कर पाता तो पिछले मौसम की तरह आगामी खरीफ के मौसम में भी वही समस्याएं सामने आएंगी और इसका खामियाजा अंततः किसानों को ही भुगतना होगा। और जब फसलों की खरीद की तैयारी शुरू होती है तभी समस्याओं पर विचार क्यों किया जाता है, जबकि मालूम है कि साल में 2 बार फसलों की खरीद की जाती है। पुराने अनाज को निकालना और नई फसलों को सहेजना है, तो ऐसे में नए गोदाम बनाने की प्रक्रिया लगातार क्यों नहीं चलनी चाहिए। अब अगर पंजाब में ही 15 अप्रैल 2026 तक कम से कम 30 लाख मैट्रिक टन गेहूं का उत्पादन नहीं किया जाता तो नई फसल के लिए जगह कहां बनेगी। उधर चावल मिल मालिकों की मांग है कि धान खरीद की प्रक्रिया में उन्हें भी शामिल होने दिया जाए और इसके लिए वे खरीद मूल्य भी कम करवाना चाहते हैं। उनकी ये मांगें मानी जाएंगी और इसकी उम्मीद नहीं है, इसलिए लगता है कि धान की खरीद के समय भी जटिलता बनी रहेगी। गोदामों में जगह की समस्या फिर सामने होगी। ऐसे में किसानों का भला कैसे हो जा सकेगा। गौरतलब है कि किसानों को फसल बेचने के लिए मंडियों में उचित ग्राहक तलाशने में कुछ समय लगता है। सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य जरूर घोषित करती है, मगर सच्चाई यह है कि इस मूल्य पर भी किसानों की फसल नहीं बिकती। अगर वह गोदामों में माल उतारकर ग्राहक का इंतजार कर सके तो उसे ठीक ठाक दाम मिल सकता है, मगर यहाँ भी कई कठिनाइयां हैं और उसकी फसल को रखने के लिए सुरक्षित जगह नहीं है, चाहे गेहूं हो या धान। जब यह मंडी में उतारा जाता है तो पिछला अनुभव यही बताता है कि कभी ना कभी किसी न किसी वजह से मौसम बिगड़ ही जाता है। कभी गेहूं का दाना छोटा हो जाता है तो कभी धान गीला हो जाता है। किसान अगर अपनी मेहनत का उचित मूल्य मांग रहा है तो इसका ख्याल क्यों नहीं रखा जाना चाहिए। उनकी इस समस्याओं का निराकरण तो होना ही चाहिए। ऐसा हो सके तो किसान पैदावार बढ़ाने के लिए और अधिक मेहनत करेंगे। फिलहाल भारतीय किसान यथास्थिति के दुष्चक्र में फंसा है, वहीं वे परंपरागत 2 फसलों के चक्र से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आज ज्यादातर किसानों की आर्थिक स्थिति कमजोर है। पर्याप्त अनाज उगा भी ले तो उसे तुरंत बेचने की मजबूरी के कारण औने पौने दामों में उसे निकालना पड़ेगा। वह मंडियों में लाचार अपने खून पसीने को कौड़ियों के दाम नीलाम होते हर बार देखता है। और मैं कहता हूं कि किसानों के लिए सच में काम करने की जरूरत है और जमीनी लेवल पर आप कोई भी योजना ला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जमीनी लेवल पर पहुंचे तो अच्छी बात है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग किसानों की क्या समाधान हो सकते हैं, ये आप लोग बताइए इन सभी समस्याओं का। समावेशी पाठ। ये आधुनिक शिक्षा व्यवस्था लंबे समय से एक संकीर्ण दृष्टिकोण से ग्रस्त रही है और जिसमें ज्ञान का मूल्यांकन केवल पाठ्यक्रम, परीक्षा परिणाम और अंकों की प्राप्ति तक सीमित कर दिया गया है। विद्यालयों और विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता आज भी मुख्य रूप से मेधा सूचियों, कट ऑफ अंकों और रैंकिंग के माध्यम से आंकी जाती। इस प्रवृत्ति ने शिक्षा को मानव निर्माण की प्रक्रिया के स्थान पर एक यांत्रिक उत्पादन प्रणाली में परिवर्तित कर दिया, यानी कि रट्टा एक तरह से बना देते हैं बच्चों को। और आप देखिए उनसे अगर जनरल थोड़ा घुमा फिरा के आप क्वेश्चंस पूछ लें ना तो वो धराशायी हो जाते हैं बच्चे। ऐसे परिवेश में पाठ्यक्रम गतिविधियों की भूमिका पर गंभीर तर्कसंगत नीतिगत पुनर्विचार की आवश्यकता है। सह पाठ्यक्रम गतिविधियां किसी भी अर्थ में शिक्षा के परिशिष्ट नहीं। खेल, साहित्य, कला, वाद विवाद, विज्ञान प्रदर्शनी और सामाजिक सेवा, छात्र संगठन, सांस्कृतिक उत्सव, विद्यार्थियों द्वारा संचालित मंच, ये सभी शिक्षा के उस व्यापक उद्देश्य की पूर्ति करते हैं जो केवल बौद्धिक दक्षता नहीं बल्कि व्यक्तित्व, चरित्र और नागरिक चेतना के निर्माण से जुड़ा है। औपचारिक पाठ्यक्रम जहां ज्ञान का सिद्धांतिक आधार प्रदान करता है, वहीं सह पाठ्यक्रम गतिविधियां उस ज्ञान को सामाजिक, नैतिक और व्यवहारिक संदर्भ देती हैं। बालावस्था में प्राप्त अनुभव व्यक्ति के आत्मविश्वास, जिज्ञासा, नेतृत्व क्षमता और नैतिक दृष्टि की आधारशिला रखते हैं। खेलकूद विद्यार्थियों में अनुशासन, सहनशीलता, सामूहिकता की भावना विकसित करते हैं। साहित्यिक गतिविधियां भाषा बोध, आलोचनात्मक चिंतन और वैचारिक परिपक्वता को मजबूत करती हैं। कला और संगीत सौंदर्य बोध तक सीमित नहीं रहते बल्कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता के विकास में भी केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। एक ऐसा गुण जिसकी आज के वैश्विक कार्यक्षेत्र में अत्यधिक मांग है। प्रशासनिक और संस्थागत दृष्टि से भी सह पाठ्यक्रम गतिविधियां अत्यंत महत्वपूर्ण है।
छात्र परिषदें, स्कूल कैबिनेट और नेतृत्व कार्यक्रम विद्यार्थियों को शासन, प्रतिनिधित्व और उत्तरदायित्व की प्रारंभिक समझ प्रदान करते हैं और यही मंच उन्हें नियमों के पालन के साथ साथ निर्णय निर्माण की जटिलताओं से भी परिचित कराते हैं। लोकतंत्र का अभ्यास अगर कक्षा में नहीं तो कम से कम विद्यालयी जीवन में आरंभ होना चाहिए। और बढ़ती प्रतिस्पर्धा, अंकों का दबाव और अपेक्षाओं का बोझ विद्यार्थियों को तनाव, अवसाद और सामाजिक अलगाव की ओर धकेल रहे हैं। सामूहिक खेल, नाटक, संगीत और सामाजिक परियोजनाएं विद्यार्थियों को भावनात्मक अभिव्यक्ति और आत्मस्वीकृति का अवसर देती हैं। शिक्षा यदि मानसिक संतुलन प्रदान ना कर सके तो उसकी बौद्धिक उपलब्धियां भी अर्थहीन हो जाती हैं। पारंपरिक ढांचे में संचालित शिक्षा व्यवस्था और समाज की शिक्षा के बारे में धारणा ने ऐसी बहुत सारी प्रतिभाओं को समय पर खिलने से बाधित कर दिया जो किसी अन्य गतिविधि में सक्रिय रहकर या हिस्सा लेकर नए शिखर को छू सकती थी। किताब पढ़ने को एकमात्र सबसे महत्वपूर्ण काम मानना ही शिक्षा को बच्चों के लिए बोझ बनाने की कोशिश है। और आप देखिए, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सह पाठ्यक्रम गतिविधियां विशेषकर विद्यार्थियों द्वारा संचालित कॉलेज में होने वाले उत्सवों या मेलों के रूप में एक और अधिक परिपक्व स्वरूप ग्रहण करती हैं। सांस्कृतिक, तकनीकी और साहित्यिक महोत्सव जीवन की प्रशासनिक संरचनाओं के सूक्ष्म प्रतिरूप होते हैं। इन आयोजनों में विद्यार्थी बजट निर्धारण, प्रयोजन प्रबंधन, मीडिया समन्वय, समय सीमा का पालन और आपदा प्रबंधन जैसी जटिल कौशल अर्जित करते हैं। ऐसे कौशल जिन्हें कोई औपचारिक पाठ्यक्रम पूरी तरह नहीं सिखा सकता है। दरअसल सह पाठ्यक्रम गतिविधियां भविष्य की कार्यशक्ति को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाती हैं। आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था केवल विशेषज्ञता नहीं बल्कि बहुकौशलता यानी एक साथ कई काम को कुशलतापूर्वक करने की क्षमता रखने वाले व्यक्ति की मांग करती हैं। नवाचार, सहयोग, नेतृत्व और संप्रेषण, ये सभी गुण सह पाठ्यक्रम सहभागिता से ही विकसित होते हैं। यही कारण है कि विश्व के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों और कॉरपोरेट संस्थान अकादमिक प्रदर्शन के साथ साथ छात्र गतिविधियों को भी समान महत्व देते हैं। तकनीकी और नवाचार के क्षेत्र में भी सह पाठ्यक्रम गतिविधियां निर्णायक भूमिका निभाती हैं। रोबोट संचालित गतिविधियां, बालिक क्लब, नव उद्यमों की तहत बिक्री, आधुनिक तकनीकी के महोत्सव और नवाचार पर केंद्रित प्रयोगशालाएं विद्यार्थियों को प्रयोग, विफलता और फिर से प्रयास की संस्कृति से परिचित कराते हैं। यह संस्कृति भारत जैसे देश के लिए विशेष रूप से आवश्यक है, जहां नवाचार ही दीर्घकालिक विकास का आधार बन सकता है। सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से कॉलेज में होने वाले महोत्सव और विद्यार्थियों की गतिविधियां विविधता, समावेशन और सहिष्णुता को बढ़ावा देती हैं। विभिन्न भाषाओं, क्षेत्रों, अलग अलग सामाजिक पृष्ठभूमि से आए विद्यार्थी जब साझा लक्ष्य के लिए कार्य करते हैं तो सामाजिक विभाजनों की दीवारें अपने आप ध्वस्त होती हैं। अफसोस की बात है कि हमारे शिक्षा तंत्र में सह पाठ्यक्रम गतिविधियों को आज भी आमतौर पर औपचारिकता, समय व्यय या फिर अकादमिक बाधा के रूप में देखा जाता है। कई संस्थानों में इन्हें परीक्षा परिणामों के अधीन रख दिया जाता है और जिससे इनकी गुणवत्ता और उद्देश्य दोनों प्रभावित होते हैं। यह दृष्टिकोण अव्यवहारिक के साथ ही आधुनिक शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा दर्शन के भी विपरीत है। सह पाठ्यक्रम गतिविधियों को पाठ्यक्रम का पूरक नहीं बल्कि उसका अभिन्न और अनिवार्य अंग मानते हुए उन्हें समान संसाधन, समय और संस्थागत समर्थन प्रदान किया जाना चाहिए। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय बता सकते हैं। ये जो टिप्पणियां है ना, इसकी पीडीएफ आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहां डाल दी जाती है, तो वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं। ये वापसी की फिक्र, ईरान पर इजराइल और अमेरिका के साझा हमले के बाद युद्ध का स्वरूप बिगड़ता जा रहा है और कहना मुश्किल है कि आने वाले दिनों में यह कौन सी दिशा अख्तियार करेगा। खास तौर पर हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनी की मौत के बाद ईरान की ओर से जिस तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है उसमें मध्य पूर्व के देशों में भी स्थिति चिंताजनक हो रही है। इस बीच भारत के लिए एक बड़ी फिक्र यह खड़ी हुई कि अलग अलग उद्देश्य से मध्य पूर्व के देशों में गए जो भारतीय फंस गए हैं उन्हें वहां से सुरक्षित कैसे निकाला जाए। अमेरिका इजरायल के साझा हमले के जवाब में ईरान ने इजरायल को निशाना बनाने के साथ साथ बहरीन, सऊदी अरब, कतर समेत कई देशों में स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डों पर मिसाइलों से हमले किए। ऐसे में समझा जा सकता है कि वहां रहने वाले लोगों के सामने किस तरह की मुश्किलें खड़ी हो रही होंगी। स्वाभाविक ही भारत के सामने खड़ी बड़ी चिंता उन इलाकों में फंसे भारतीयों को वापस लाने का है। दरअसल समूचे पश्चिम एशिया का इलाका इस समय युद्ध क्षेत्र में तब्दील
हो गया लग रहा है। स्वाभाविक ही वहां रह रहे तमाम आम लोगों के सामने खुद को सुरक्षित रखना एक बड़ी चुनौती है। दूसरी ओर जो लोग दूसरे देशों से वहां गए वे किसी तरह वहां से निकलने की उम्मीद में है। ऐसे में भारत सरकार ने युद्ध प्रभावित देशों से भारतीयों की सुरक्षा निकालने के लिए कोशिश शुरू की है, लेकिन ठोस नतीजे के लिए समय रहते कदम उठाना जरूरी है। सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने पश्चिम एशिया में तेजी से बदलते हालात की समीक्षा की और सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि वे घटनाक्रम से प्रभावित भारतीयों की सहायता के लिए जरूरी और व्यवहारिक कदम उठाएं। सरकार की ओर से आश्वस्त किया गया कि युद्ध के असर से जूझ रहे विदेशों में भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संबंधित भारतीय दूतावासों से बातचीत की गई। भारत ने शांति और सुरक्षा के साथ साथ विवादों के समाधान के लिए संवाद तथा कूटनीति का समर्थन किया है, लेकिन फिलहाल ज्यादा जरूरत इस बात की है कि युद्धग्रस्त इलाकों में फंसे लोगों की सुरक्षित वापसी की प्रक्रिया शुरू की जाए। गौरतलब है कि ईरान में करीब 10,000 भारतीय नागरिक रहते हैं जो पढ़ाई और काम करते हैं। वहीं इजराइल में 40,000 से ज्यादा भारतीय रहते हैं। इसके अलावा खाड़ी देशों में और पश्चिम एशिया में लगभग 90 लाख भारतीय रहते हैं। इन देशों में सैन्य तनाव बढ़ने और युद्ध का दायरा फैलने की वजह से उड़ान सेवाएं व्यापक प्रभाव पर बाधित हुई हैं और बहुत सारे वैसे भारतीय उन जगहों के हवाई अड्डों पर फंसे हुए हैं जो किसी तरह वतन लौटना चाहते हैं। हालांकि इससे पहले कई बार अलग अलग देशों में भड़के युद्ध के दौरान भारत ने अपने हजारों नागरिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की है, मगर इस बार सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि युद्ध में शामिल देशों के बीच हमले अपनी पूरी तीव्रता के साथ जारी हैं और आम लोगों के लिए हवाई क्षेत्र बंद है। और जब तक हमलों में कमी नहीं आएगी और यात्री उड़ानों की गुंजाइश नहीं बनेगी, तब तक बचाव अभियान शुरू करना शायद मुश्किल हो। ऐसे में कूटनीतिक पहल और संवाद के सारी युद्ध प्रभावित इलाकों से भारतीयों की सुरक्षित वापसी का रास्ता निकालने की जरूरत है। ये आप देखिए हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखेंगे ये हमारा प्यारा भारत है, ये ईरान देखने को मिलेगा, ये रूस है, यूक्रेन है, तेहरान इसकी राजधानी ईरान की, और आप देखिए इजराइल है, भूमध्य सागर, ये लाल सागर, ये फारस की खाड़ी है, ओमान की खाड़ी है, समझ रहे हैं। तो इसी क्षेत्र में चल रहा है सब। जिम्मेदारी किसकी? उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में कार्यरत एक बूथ स्तरीय अधिकारी की आत्महत्या की घटना ने प्रशासनिक व्यवस्था और मानवीय मूल्यों एवं संवेदनशीलता को लेकर फिर से गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। खबरों के मुताबिक यह कर्मी अपनी बेटी की शादी के लिए छुट्टी नहीं मिलने से इस कदर परेशान था कि प्राथमिक विद्यालय के भवन में फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। विभिन्न राज्यों में पुनरीक्षण की प्रक्रिया में जुटे कर्मियों पर काम का दबाव होने की खबरें पहले भी आती रही हैं, लेकिन यह मामला सीधे तौर पर व्यवस्था में मनमानी, लापरवाही और असंवेदनशीलता से जुड़ा हुआ है। यह बात सही है कि पुनरीक्षण के कार्य का दबाव विभागीय स्तर पर महसूस किया जा रहा है, लेकिन क्या काम की अत्यधिक व्यस्तता के नाम पर किसी कर्मी को अपनी अति महत्वपूर्ण पारिवारिक जिम्मेदारी निभाने से रोका जा सकता है, वह भी ऐसी व्यवस्था में जहां कर्मचारियों के लिए वर्ष भर के अवकाश तय होते हैं। गौरतलब है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान अब तक उठे विवादों में एक मामला बूथ स्तरीय अधिकारियों पर काम के अत्यधिक दबाव पर भी होगा और इस कारण कई कर्मियों के आत्महत्या करने तथा दिल का दौरा पड़ने, अन्य स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों की वजह से मौत हो जाने की खबरें अक्सर आती रहती हैं। और अब काम पूरा करने की समय सीमा नजदीक आते ही बूथ स्तरीय अधिकारियों पर दबाव और बढ़ गया है और उन्हें आसानी से अवकाश भी नहीं मिल पा रहा है, छुट्टी भी नहीं मिल पा रही। ऐसे में एक कर्मी की आत्महत्या कर लेने की यह घटना इसी ओर इशारा करती है कि यह समझना भी जरूरी है कि किसी भी व्यक्ति के लिए नौकरी का मतलब यही होता है कि वह अपने परिवार का ठीक से पालन पोषण कर सके और पारिवारिक जिम्मेदारियों को अच्छी तरह निभा सके। अगर बेटी या बेटे की शादी जैसे आवश्यक कार्यों या फिर आपात स्थिति में किसी कर्मी को छुट्टी ना मिले तो उस नौकरी के क्या मायने रह जाते हैं। बहरहाल आत्महत्या की इस घटना की गहन जांच होनी चाहिए और दोषियों की जवाबदेही तय कर उन्हें कानून के कटघरे में लाया जाना चाहिए। ये आप देखिए उत्तर प्रदेश है, लखनऊ इसकी राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर देखने को मिल जाएंगे आपको। आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल हैं। SIR आप देखते हैं कि कौन करवा रहा है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कबर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।